इफ नॉट नाउ देन नेवर। मैंने अपने जीवन का मतलब जितना भी होशो हवास में समय है वो सारा इसी थॉट प्रोसेस के साथ निकाला, इसी थॉट के साथ निकाला, इसी विचार के साथ निकाला कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और इस हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं, इसके भी मुझे फ़ायदे और नुकसान दोनों मिले। और ठीक है, मतलब फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था, अब ये विषय तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं उसका क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा रहती हूँ मैं। तो ये अतुल सुभाष की वो वीडियो, लास्ट वीडियो चला रहे हैं लोग। तो क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति हैं जिसको तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि हम औरों से ज़्यादा सेंसिबल हैं, तुलनात्मक रूप से। यद्यपि हमारे इनसेंसिबल होने के हजारों उदाहरण हैं, और बाहर की दुनिया भी हमारे हम कहाँ कहाँ किस किस रूप में कितने कितने इनसेंसिबल हैं इसका वर्णन करती है, इसका लेखा जोखा रखती है, इसका एनालिसिस करती है, इसका विश्लेषण करती है। पूरी दुनिया में ही यही तमाशा चल रहा है। पूरी दुनिया में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की है। अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए महिलाओं का खड़ा होना और हार जाने में एक ये कारण भी है। वो नाराज हो सकते हैं ये बात सुन के, लेकिन ये एक कारण है। पूरी दुनिया में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की है। यहाँ पे स्त्री के पक्ष या विपक्ष में मैं नहीं बोल रही हूँ। एक चीज, और यदि दोयम दर्जे की है तो उसमें स्त्रियों की अपनी इच्छा शक्ति है। स्त्री की जो शक्ति है उसके आगे पुरुष की शक्ति कुछ भी नहीं है। न पौराणिक ग्रंथों में, न विज्ञान इसे प्रूव कर सकेगा, शारीरिक शक्ति को छोड़ दें तो। और ये जितनी भी वेल एस्टेब्लिश्ड या वेल प्लेस्ड महिलाएं होती है ना, ये किसी को उठने नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बहादुरी उसी में है कि यदि हमारे बराबर दूसरा खड़ा होगा तो फिर हमारी बहादुरी कहाँ जाएगी। कहीं पर भी क्राइम हो, पहले देखो, स्पेशली इफ इट इज इनसाइड ए फैमिली, तो ये देखो कि वहां की महिलाएं क्या कर रही थी। महिलाएं वहां का वातावरण बनाती, माहौल बनाती, परिस्थितियां। हम इसको ज़्यादा फिलोसॉफिक और ज़्यादा वैज्ञानिक करने के बजाय मैं कुछ ये अतुल सुभाष के केस के कारण मैं कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। उस समय के दौरान जो 1972 से 92 तक 20 साल में मैंने देखा। उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, वो एक विषय अलग है, लेकिन 72 से 92 तक ये मैंने जो देखा है। डावरी सिस्टम भयंकर था। छोटी सी जॉब भी गवर्नमेंट में लग गई किसी मतलब पुरुष की, किसी बालक की, बालक बोलेंगे युवा की, तो ये समझ लो कि उसकी फिर चांदी चांदी थी समाज में, उसको हीरो मान लिया जाता था। ठीक है, तो हमने हीरो गढ़े हैं कैसे कैसे। नहीं मानना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मानना चाहिए था, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ, गढ़ लिया जाता था। और जब वो हीरो है तो फिर जो उसकी पत्नी रूपी नायिका लाई जाएगी, उसको लाने वाले कितने सेंसिबल हैं उसके ऊपर उसका भाग्य निर्धारित है। क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है कि ये लोग अपनी मनुष्यता का प्रमाण दे दें। यदि उन्होंने वो मनुष्यता का प्रमाण नहीं दिया तो महिलाओं की स्थिति क्या होती थी, इसके बारे में बात करना ही बेकार है। ये जो भयानक कानून बनाए गए ना, वो इसीलिए बनाए गए कि इसी समय मतलब नॉन बेलेबल ये कर दो, इस मतलब अरेस्ट लेकर जाओ, ये करो वो करो। ये इसीलिए किए गए क्योंकि इनके विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता था। परिवार के बड़े बड़े जो ये क्राइम शोज करने वाले हैं, जिन जो एक्सपर्ट हैं क्राइम को समझने के लिए, वो उनका कहना होता है इनसाइड द फैमिली जो क्राइम होता है उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। और उसमें से निकालना भी बहुत मुश्किल है कि ये किसने क्या किया होगा और क्यों किया होगा, उसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कल्चर एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो करने लगे उसको चैलेंज कर दे। उसको चैलेंज मतलब डायरेक्ट चैलेंज कर दे, ऐसे उसके मतलब बराबर में आपने पैरेलल के कुछ और खड़ा करके उसको कमजोर करने की कोशिश की है, एक साइकोलॉजिकल गेम प्लान किया है, वो एक बात अलग है। बस उसका जॉब लग जाना चाहिए।
फिर वो जो भी बोलेगा उसका जो भी है मतलब एक्सेप्टेबल है। हालांकि इसके अपवाद मैंने बहुत करीब से उसमें से मैं गुजरी हूँ। अपवाद हैं, महिलाओं की शक्ति के आगे पुरुष की शक्ति हार जाती है, उसके अपवाद हैं। दूसरा, डावरी, वो मैक्सिमम कि मैं मतलब इतनी तो लेनी ही है बोलेगा। उसके बाद इतना तो ये लड़की जो आई है इसका हमें इतना कष्ट तो निकाल देना है, इसकी जान खींच लेनी है, मतलब इसके प्राण खींच लेना है। अब ये कितना निकलेगा ये निर्भर करता है सामने वालों की में मानवता कितनी है, सेंसिबिलिटी कितनी है, वो किस जगह पे करने लग जाते हैं। मतलब आप खुद भी तो कभी विभत्स रस जिसे बोला जाता है उस विभत्स रस पे पहुंचकर मन और दिमाग घबरा जाते हैं कि ये क्या था, और तब वो अद्भुत रस पे पहुंचते हैं और फिर शांत रस आता, फिर वात्सल्य आता है। तो ये मतलब ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये शास्त्र की बातें फिलॉसफी गाड़ रही झाड़ रही है या कुछ बता रही है, समथिंग लाइक बोलने वाले बोलते हैं, तो वो बात नहीं है ये। फिल्मी हीरो कुछ और होते थे जी, जिंदगी में इनको देखने वाले ये हीरो कुछ और ही होते थे, और वो मतलब उस विषय की मैं बहुत गहराई में नहीं जा रही हूँ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो टीचर्स थी, यानी कि मुझसे जो कम से कम 10 से 20 साल तो बड़ी होंगी टीचर्स, स्कूल में मैं जब थी, तो उनमें से 5 से 7 टीचर्स ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी शादी क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो मुझसे 10 से 20 साल बड़ी थी, तो उस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी, और सरकार ये चाहती थी कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, स्वावलंबी हों। तो उन्होंने वो एसटीसी बीएड के लिए वजीफा देना शुरू किया, और वजीफा लेकर उनको जॉब भी बोले, आप बाद में हम आपको जॉब भी देंगे। तो बहुत घर घर में 8-10 बच्चे, 8-10 12 बच्चे होते ही थे। मतलब उसके बिना तो लोगों को लगता हम गरीब हो गए, हम कमजोर हैं, हम शक्तिहीन हैं। वो जमाना भी था। तो ये मतलब अब इतने लोग हैं और एक कमाने वाली आ जाएगी तो अच्छी बात है। तो ये पढ़ाई करते करते 15 से 18 19 साल हो गए, तो 20 साल की लड़की तो उस जमाने में बूढ़ी होती थी, बूढ़ी। मतलब 84 में जब मैंने शादी की, उस समय ये था कि मतलब 25 की लड़की तो एकदम मतलब वो तो शादी की एज ही चली गई। समाज की इस मानसिकता का कोई सरकार इलाज नहीं कर सकती। आप ये जो बाहर आकर कहानी सुना रहे हैं ना, आप सरकार को सुना रहे हैं कि इन कानूनों में बदलाव लाइए। आप खुद में लाइए बदलाव। एक रिश्ते को समझना शुरू करिए। नेवर गो टू ए वुमन जो आपको लेकर इमोशनली वीक नहीं है। इमोशनली वीक होने का मतलब है कि वो नेचुरली नहीं फील करती है आपके साथ। उसकी हंसी की जो आर्टिफिशियलिटी है उसे समझने की कोशिश करिए। और यदि कोई महिला आपके साथ नेचुरली आपकी वेल बीइंग के लिए आपके साथ है और आप उसके साथ बदतमीजी करते हो ना, तो आप ये सोचिए कि आप मदर नेचर के साथ क्या करते हो। ये पूरा 20 साल ऐसा निकला था, मेरी देखी बात है। ये जिस तरह से अतुल सुभाष का केस चल रहा है, इस तरह से एक यूपी की 3 बहनों का केस चला था जिन्होंने दे कमिटेड सुसाइड टुगेदरली। और कहानी ये थी कि उनके पेरेंट्स डावरी नहीं दे सकते थे। कहानी ये है कि वो अपर क्लास से थे, ठीक है ना। लोअर क्लास को तो कोई सुनता भी नहीं, कोई बुद्धिजीवी किसी इंटेलेक्चुअल को कुछ नहीं पढ़ी है। गो टू हेल। महान आजकल तो कवि और लेखक पैदा हुए हैं जो यूं जिधर देखो और पूछो तो क्या कविता है और क्या मतलब आलोचना का उनका स्तर हो चुका है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको देखकर कमजोर तबका इनको देखकर हैरान है और इनको अप्रिशिएट भी करता है। ये सबसे बुरा हुआ है कि ये फेक आइडियोलॉजी के आगे आप झुक गए। यू कैनॉट टेक योर ओन स्टैंड। आप अपना स्टैंड लीजिए। ये फेक आइडियोलॉजी कौन सी लिटरेचर, क्या लगा रखा है? किसकी आलोचना कर रहे हो? कि कैसे कैसे कवियों की आलोचना करने ही खड़े हो जाते हैं। नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने आप को नहीं समझती हूँ कि मैं किसकी प्रशंसा करूँ, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो पढ़ लेते हैं।
विजयदान देथा को मैं बहुत पढ़ रही हूँ और मैं आश्चर्य कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी लिटरेचर से मतलब हमेशा यूँ कनेक्टेड ही रही हूँ, लेकिन जिस स्तर के वो लेखक रहे हैं वैसे उनका नाम नहीं रहा। बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, मतलब उस तरह से लोगों ने उनको, अब मैं जिनसे भी बात करती हूँ कहते हैं हमने नाम तो सुना पर हमें नहीं मालूम था कि वो मतलब इस लेवल के राइटर हैं। तो वी आर इनसिक्योर सोसाइटी। हालांकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो फिलॉसफी है, वो हमें औरों से बेहतर बनाता है, हमारी इंसाइट को वो औरों से बेहतर बनाता है। लेकिन हमें ये सच नहीं भूलना चाहिए कि वी आर ए फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, और हमें हमारे पास में किसी और बड़ी रेखा को देखते ही हाथ पैर कांपते हैं, और हमने आदत डाल ली है कि हम कमजोर को देखकर खुश होते हैं और ताकतवर को देखकर नमस्कार कर देते हैं, उसी को जीवन का जीत समझते हैं कि यस वी हैव डन द राइटेस्ट काइंड ऑफ थिंग। जीवन कुछ और है, उसकी डिमांड्स कुछ और है। एक मुझे मिली थी 90 में एक महिला जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थी और बड़ी पोस्ट पे थी, मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में डिस्क्लोज करना नहीं चाहती। तो हम किसी घर में मिले थे। उस जमाने में क्या होता था कि जब कपल्स मिलते थे तो मेल्स इस कमरे में बैठते थे, फीमेल्स इधर अलग बैठ जाती थी अपने बच्चों को लेकर, और सास और नंद और फिर भाभी और फिर इधर की और उधर की और उस समधी की। हम जाति बिरादरी की बातें कम करते थे, आजकल तो हमारे में ऐसा नहीं होता, ये वाली बातें ज़्यादा होती। तो हम मतलब महिलाएं इधर बैठती थी, पुरुष इधर बैठते थे। पुरुष लोग ये चलता था और दारू चलता था, और नहीं तो भी मतलब वो जो नहीं पीने खाने वाले हैं वो भी मतलब उनकी अपनी एक अलग बातचीत का आइडियोलॉजी होती थी और महिलाओं की अलग होती थी। फिर बाद में थोड़ी देर हम साथ बैठ जाते थे, बहुत थोड़ी सी देर के लिए, और फिर हम, ये हमारी मीटिंग हुआ करती थी मतलब। तो हम महिलाएं अलग बैठी थी, पुरुष अलग बैठे थे। तो वो हम महिलाओं के बीच में एक महिला आई, उसके साथ एक छोटा बच्चा था। पता चला ये बहुत बड़ी ऑफिसर है, और वो जिनके घर में हम गेस्ट रूप में थे, जो हमारी होस्ट थी, उस होस्ट लेडी से वो खुसर फुसर बात कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे लेके थोड़ा इनको अजीब लग रहा है, तो मैंने कहा मैं बाहर चली जाऊँ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में क्या है कि 3 4 5 मेल्स बैठे थे। मैंने कहा पता नहीं, मतलब उसका भी कोई लॉजिक नहीं था कि यदि मैं जाके बैठ गई और मैं जैसे आज बात कर रही हूँ ना वैसे बात कर ली, तो पता नहीं उनको क्या, उनकी मतलब आइडियोलॉजी अलग थी। और उसका वो जो निष्कर्ष निकालते थे ना, उस निष्कर्ष के बारे में तो जब पता चलने लगा कि ये लोग किसी महिला को बात करते देखकर, स्ट्रांगली अपने आइडियाज पुट अप करते देखकर ये लोग उस महिला के बारे में ये निष्कर्ष निकालते हैं, तो शुरू में तो चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगी। उससे फाइट करना तो बहुत देर से सीखा कि भाई तुम बोलो बोलो बोलो, कितना बोलते हो, है ना। तो मैंने कहा मैं उस कमरे में चली जाऊं, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही थी कि कोई अनइजी हो मेरे कारण, कि भाई अब हम 4 जेंट्स बात कर रहे हैं, ये लेडी आके बैठ गई, 2 लेडीज उधर बैठी, उनको क्या पता 2 लेडीज मेरे कारण अनकंफर्टेबल हो रही। अब ना तो मैं उस कमरे में जा सक रही हूँ, ना मैं इस कमरे में बैठ पा रही हूँ, ये हो गई। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं बड़ी उलझन में थी। तो मैंने कहा आप यदि अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो मैं उधर चली जाती हूँ, आप बात कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहानी क्या थी, अच्छी भली लेडी, अब फ्रॉम द वेरी अपर क्लास, द टॉप मोस्ट अपर क्लास, बट फाइनेंशियली फ्रॉम मिडिल क्लास। तो बोले कि मैंने, मुझे पढ़ना था, ये करना था, वो करना था, मेरा जॉब लग गया बड़ी पोस्ट पे ये। तो बोले ट्रेनिंग पीरियड में मुझे मेरी ही कास्ट का एक लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया। तो मैंने कहा भाई देख लो, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ उस समय तक पढ़ी लिखी लड़कियों को लेकर भाई पटडोरी है, ध्यान रख क्या। ये तो अब तो कोई डरता ही नहीं है, ये इन महिलाओं से कोई नहीं डरता। उस जमाने में बातें बनाते थे बहुत, पर चंट है, आइए पढ़ी लिखी आइए, चंट है चंट। चंट होके क्या करेगी वो, कोई नहीं बता पाता था। ये सिर्फ आई एम शेयरिंग ऑल दीज पॉइंट्स जस्ट टू बैलेंस द होल थिंग, बैलेंस करने के लिए। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो शादी कर ली उन्होंने, दोनों सेम कास्ट के थे, और मतलब ये, अब महान अधिकारी को, पुरुष अधिकारी को ऐसा लगा
कि नौकरी पेशा औरतों का क्या भरोसा, बाहर निकलने वाली औरत का क्या भरोसा, और ऐसे बैठ के हस्बैंड से बात करने वाली औरत का क्या भरोसा, और डिस्कस करने वाली औरत का क्या भरोसा। महान महोदय को ये लगने लगा। तो विद इन 2 मंथ्स मार पिटाई कटाई गाली गलौच सब होने लगे। स्थिति ये थी मैडम की, उस बड़ी ऑफिसर पोस्ट पे जो कि ट्रेनिंग प्रोबेशन सब पार कर चुकी थी और जॉब लग चुका था, उसकी स्थिति ये थी कि जब भी वो जिससे भी बोले कि मुझे ना बहुत मतलब यहाँ मेरा प्राण गले में आ चुका है, मैं नहीं जी सकूंगी। प्राण जब गले में आते हैं ना, इसका मतलब आप दिमाग से टूट गए हो, आप मन से टूट गए हो और शरीर से टूट गए हो, आपके सामने अंधेरा छा गया। इसका मतलब ये होता है अब आपको पता नहीं है कि डायरेक्शन कौन सी है, टू विच डायरेक्शन आई शुड मूव ऑन, आपको ये पता नहीं। तो वो मतलब ये उन्होंने मुझे सुनाई सोचो कहानी कि बोले मैंने मेरे पेरेंट्स के पैरों में पड़ी हूँ, एक बार नहीं अनेक बार कि आप मुझे इससे बचा लो। अकेली रहने की हिम्मत नहीं थी उसकी। ये 90 और 91 के बीच की बात बता रही हूँ। ऑफिसर पोस्ट पे जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जिसके पास में राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जानती है, जो लॉ को समझती है, जो ये उसकी किस्सा सुना रही हूँ। सामने वाला खोपड़ी उल्टी आ जाए ना, कुछ नहीं कर सकता। बंदे ने कोर्ट में खड़ा होकर कहा कि बोले ये बच्चा मेरा नहीं है, शी इज प्रेग्नेंट बट ये बच्चा मेरा नहीं, क्योंकि मैं फला फला दिन ही इसने कंसीव किया, फला फला दिन में यहाँ नहीं था, उसको पता चल रहा था। बोलो, बाद में उस बंदे ने बच्चे की कस्टडी के लिए भी कोर्ट केस किया था। तो बोले कि मतलब पेरेंट्स ने जब हाँ भरी, कहानी इतनी भी नहीं है, कहानी ये है कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी, कोर्ट केस चालू हो गया, तो वो उसे उन दिनों लूना चलाया करती थी, मतलब लूना वाज कंसिडर्ड लाइक तो वो लूना पे जाया करती थी। तो वो मतलब ये कॉन्सेप्ट है हमारे, लूना बहुत मतलब बड़े लोग चलाते हैं, अच्छा ये फलानी गाड़ी बड़े लोग, अरे क्या है ये, व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इट इज, इससे क्या होता है। तो वो लूना में जा रही थी, तो वो चौराहे पे रोक लेता था उसे, मतलब हस्बैंड के पास स्कूटर है तो वाइफ के पास लूना होनी चाहिए, बराबरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी था तब। तो उसको रोक लेता था, रोक के, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो मतलब अपोज करेगी, जब वो रास्ता रोक रहा है तो उसको पीटता था। और जब भीड़ आती थी तो कहता था चुप रहो ये मेरी वाइफ है, तो भीड़ चुप हो जाती थी। पुलिस में गई वो, तो पुलिस ने कहा मैडम इतने पढ़े लिखे होकर आप ऐसे घरेलू झगड़ा सड़क पे लाते हो, लोग क्या सोचेंगे, पढ़े लिखे लोग ऐसे। ये किस शर्मिंदगी को झेला होगा उन्होंने, ये अभी के लोग सोच भी नहीं सकेंगे। ये इस समय ये पॉइंट पे आपको ये विचार करना चाहिए कि ऐसे घटिया कानून, इतने डरावने कानून, इतने हॉरिबल कानून लाए क्यों गए, आपको वो सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल सोसाइटी के माइंडसेट में क्या चेंज आना चाहिए, वो सोचना चाहिए। गोली मारो रिलेशनशिप को, बाहर में जाए। डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज अपना एक एक अकाउंट एक तो क्लीन रखिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में वैसे ही साफ सुथरा रहता मामला। और अपना पूरे दिन की डायरी इसमें यूट्यूब पे या जीमेल पे या किसी और डिजिटल फॉर्म में आप उसको सेव करके रखिए कि ये मेरे साथ घटना हो गई, ताकि कभी भी कोई क्राइम हो जाए तो आपके पीछे से एक कहानी रहती है कि है ना, मतलब ये है। पीछे यदि कोई मतलब इन्वेस्टिगेट करे तो उसको पता रहे कि इसके साथ ये हुआ था, तो इसमें से क्या निकल सकता है इस क्राइम को लेकर। अपने कॉल्स, अपने अम, बाकी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज कर लो उसको। और डिजिटल वर्ल्ड को समझना बहुत मुश्किल है, ये भी ध्यान रखिए, तो किसी से सीख कर करिए। मुझे लकीली बहुत जल्दी समझ में आ गया। तो अपना तो सारा काम डिजिटलाइज होता है भाई, सब इसमें डाल के रख देती हूँ, और सब जगह सीसीटीवी लगा के रखो, ताकि कभी भी मतलब एनीबडी कैन अटैक यू। ये तो फिर जब पड़ोसी
इतने लेवल की गिर सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग गिर सकते हैं जिनको आपसे फायदा होता है, आपके बॉस आपसे काम लेते हैं, उसको फायदा होता है, पर उसे आपको तंग करने में भी मजा आ रहा है ना। मजा आना चाहिए, मजा। तो मजा तो फिर जो मजे के लिए घूमते हैं वो तो रोज बदलते हैं फिर मजा, उनके तो रोज मजे के वो चीजें बदल जाती। जिन्हें एक्सप्लोर करना है, जिन्हें जिंदगी में कुछ क्रिएट करना, उनकी कहानी अलग है। तो कितने लोग होंगे। तो जब बाहर के लोग आपको इस तरीके से, जिनको फायदा हो रहा आपसे, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा, वो आपके साथ इस लेवल पे जाकर क्रूअल्टी दिखा सकते हैं, इन ह्यूमैनिटी को मतलब अपना राइट समझकर यूज में ले सकते हैं, तो फिर तो ये तो आपके पार्टनर है, उसको तो फिर कुछ भी करने को मिलेगा यदि उसका दिमाग घुमा हुआ है। अब इस घूमे हुए दिमाग के पीछे क्या क्या कारण है, ये तो फिर एक लंबा विषय है विश्लेषण का, ये तो लंबा विषय है। आम आदमी को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो पूछेंगे तो ऐसा क्यों हो गया, जिसके साथ हो गया वो मुंह छिपा के बैठा है। जो तेज है दोनों में, उसको कानून सारे पता है। राम जेठमलानी साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि मैं, मेरा क्लाइंट कितना भी बड़ा क्रिमिनल है उसे बचाऊंगा, आप में इतना दम होना चाहिए कि आप मुझे रोको, क्योंकि मुझे कानून को यूज में लेना आता है, तो आपको भी यूज में लेना आना चाहिए कि मेरा विरोध करो, आप वो विरोध करना सीखो। तो यहाँ पर ये विश्लेषण का समय है कि ये कानून आए क्यों अस्तित्व में। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें बताई है। वो जब हमारे 84 के आसपास की मुझे ध्यान है कि मतलब कपल्स को एक छोटा सा किचन में भी रात को 2 घंटे का टाइम भी प्राइवेसी में मिल जाता था तो वो उसमें खुश हो जाते थे, और उसमें भी घर के लोग जलते थे बहू से, जलन हो रही है जलन, क्यों? क्योंकि मौका मिला हुआ था। आज बोलो इन लड़कियों के साथ नचाएंगी चुप बैठे सब, कहाँ पर हैं वो? हमारे जमाने की वो 84 वाली जो सास है ना, पहले सास से पिटती थी, अब बहुओं से पिट रही, बुरी तरीके से पिट रही। हम्म। वो चाहे काम वाली बाई हो चाहे कोई और हो, जिसके पास भी बैठते बोले नहीं बहुत हालत खराब है। तो ये वाली स्थिति है। तो अब आपको मतलब जस्टिस सिस्टम भारत में है ही नहीं, तो अब आप किसको बोलोगे? ये तो अब डिजिटल वर्ल्ड आया है, ये तो मतलब क्राइम एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अब डिजिटल वर्ल्ड है, तो मतलब अभी की कहानी अलग है। पहले तो कुछ था ही नहीं, जिसको भी पैसे दो वो आपके लिए गवाही दे देगा, इधर से इधर भाग जाएगा, इधर से इधर भाग जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? ये बहुत ही बुरा समय है, मतलब बहुत ही बुरा, मतलब कि हम उस वीडियो को देख रहे हैं और हमें मतलब इफ नॉट नाउ देन नेवर। तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि वो जमाना जब कानून बने तब हालत क्या थी, और आज की जब आप बात कर रहे हो ना, तो आपको इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आपको एक रास्ता ढूंढना चाहिए। मतलब जल के मरने की घटनाएं तो आए दिन होती थी, और मुझे अच्छे से ध्यान है कि जो भी महिला के बारे में सुनते थे कि ये घर में जल के मर गई, तो ये महिलाएं उसकी खिल्ली उड़ाती थी। मुझे अच्छे से याद है, और मैं प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। मुझे वो भी याद है मेरे अर्ली चाइल्डहुड में कि एक दो हमारी टीचर्स थी जिनकी डेथ हो गई, और वो कुछ नहीं कर पाई। मतलब उनके बच्चे ने स्टेप मदर देखी, कुछ हुआ ही नहीं उस आदमी को, क्योंकि वो जॉब में है, अच्छा कमा रहा, बस सरकारी नौकरी, सरकारी दामाद है। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? एक चैलेंज होना चाहिए था हस्बैंड के लिए। तो मैं, मेरी टीचर्स की बात वहाँ बीच में मुझसे मिस हुई। मेरी जो टीचर्स थी, वो 20-25 में तो वो मतलब मान लिया जाता था कि ये मतलब बुढ़ी हो गई, बुढ़ी, इसके क्या करेंगे। वो 15-16-18, बस ये मतलब 18 इज ठीक है, ऐसे ऐसे में लड़की लाओ और फिर उसमें कमियां निकालो, फिर उसके लिए कुछ अलग सा ही कुछ एक माहौल होता था। और इनकी शादी नहीं हुई तो ये कभी हंसती नहीं थी। ये बात मैं एक जगह नहीं, हजारों जगह मैंने इसको कोट किया कि वो कभी हंसती नहीं थी, हमेशा ऐसे रहती, रोती भी नहीं थी। उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, उनको ऐसे ही रहना।
उनका चारों पांचों का ग्रुप भी अलग होता था। मेरी कुछ एक दो टीचर्स जो बहुत अच्छी सी उनकी मैरिटल लाइफ थी, बहुत अच्छी थी वो लोग, तो उनका ग्रुप अलग होता था। इस तरीके से मतलब कुछ टीचर्स के अपने ग्रुप्स होते थे और मैं अपनी टीचर्स के साथ बहुत रहती थी। तो ये मुझे मतलब पता नहीं समझ में नहीं आता था कि ये हंसती क्यों नहीं है। 72 में नहीं, 75 में एक का रिटायरमेंट हुआ है, तो उनकी क्या एज होगी सोच लो। मतलब किस एज में वो जन्म लिया होगा। तो उन्होंने पूरी जिंदगी सफेद साड़ी और ये इस तरीके से निकाली। समाज कुछ भी बोल देगा, ऐसे हंसे थोड़ा बैठे थे समाज। अबे तुम्हारी गंदगी तुम्हारे पास रखो, हंसने में क्या। और डिस्कशन क्यों ना किए जाए। तो ये और फिर ये अभी जो इंटेलेक्चुअलिज्म शुरू हुआ है, वो जो फेमिनिज्म है वो किस लेवल का है, वो एक अलग ही कहानी। भाई आपको समस्या है तो फिर आप स्वयंवर प्रथा है, आप उसका पालन करिए। फिर आप दुकान मकान दुकान ये गाड़ी वो देखकर शादी मत करिए। आप स्वयंवर प्रथा का पालन करिए कि मुझे मेरा वर इसी में नजर आता है, अब मैं इसके साथ रहूंगी, चाहे मुझे पहाड़ पे चढ़ना पड़े, चाहे नदी में उतरना पड़े। फिर ये करिए। ऐसे मदर नेचर की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है, आपकी है ना, जैसे उनकी भी है। तो उस वो फिर उसमें आप फिट हो गए तो आप अपनी किस्मत समझिए। कि हमने बहुत दिमाग लगाया लेकिन हमको तो ये भी है, तो वो फिर आपकी किस्मत समझिए, आप उसको उसे मदर नेचर की ब्लेसिंग समझिए। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। मुझे मतलब क्योंकि ऐसे ऐसे विषय हैं तो मैं क्या उस पर बोलूं कि इसको कैसे मतलब इसके बारे में बात कैसे की जाए। जितने बर्तन मांजे उतने कम, जितनी रोटियां बनाई उतनी कम, और उसको फिर गाली भी दो। एक मिले थे मुझे, मुझसे करीब 15-20 साल बड़े होंगे। तो उन्होंने मुझे मतलब किसी प्रोजेक्ट में उलझे हुए देखा, तो बोले इतना उलझने की जरूरत थी नहीं आपको। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना था ये काम। तो काफ़ी बड़े वो मतलब नामी गिरामी व्यक्ति। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि लोग आपको पैसा देना नहीं चाहते हैं, एक चीज़ याद रखिए। मतलब प्रोफेशनल कोई काम के लिए बोल रहे थे वो कि पैसा देना नहीं चाहते हैं। एक चीज़, वो सबसे कम देना चाहेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कम से कम दूं। दूसरी चीज़, वो कोशिश करेंगे दे ही नहीं तो अच्छा है। तीसरी चीज़, फिर वो जब आप उस पे भी एग्री कर जाओगे कि यार चलो काम तो किया, आप भूलो इस पैसे वैसे को, तो वो आपको गाली भी देंगे, गाली देंगे, फिर आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते हैं कि वो आप उस तरह से लोगों के द्वारा देखे जाओ कि बिना पैसे भी इन्होंने काम इतना कर दिया। ये है। तो गाली दे देंगे तो वो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, मामला सबसाइड हो जाएगा। फिर आपको मतलब कभी लोग देखेंगे तो सोचेंगे आपने काम किया था क्या। दिस इज द काइंड ऑफ द सोसाइटी जो वीकर सेक्शन के साथ काम करती है। इस समय मेल्स है वीकर, तो अब उनके साथ हो रहा है। पहले फीमेल्स थी तो उनके साथ हो रहा था। तो आपको अपनी आइडियोलॉजी में कुछ तो बदलाव करना चाहिए। चले जाइए साइकेट्रिस्ट के पास, उन्हें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि दिस इज इमोशनल वर्ड, इसकी कोई शक्ल जरूरत नहीं है। आप निकाल के नहीं बता सकते कि इस चश्मे की कीमत मेरे लिए क्या है। आपके भाषण देने से कुछ नहीं होता। मध्यम मार्ग अपनाइए, मध्यम मार्ग। सुनने में कितना अच्छा लगता है मध्यम मार्ग। मुझे बताएगा कौन, मुझसे ताकतवर। ताकतवर तो अपने फायदे के लिए बताएगा भाई, वो कमजोर थोड़ी होना चाहता है। वो कमजोर थोड़ी होना चाहता है। वो कमजोर होना नहीं चाहता। तो फिर तो वो तो अपने फायदे के लिए बताएगा। तो मध्यम मार्ग क्या है, सत्य बोलिए, सत्य, सत्य तो बहुत है। मैंने अब आज जो बात की है उसमें बहुत सारे सत्य छिपा लिए। क्यों, क्योंकि वो बहुत अशोभनीय है। तो बता दूंगी तो वो अशोभनीय सुनकर किसी को क्या समझ में आएगा। तो सत्य को भी तो प्रयोग में लेना आना चाहिए ना। वो प्रयोग में लेना आना चाहिए सत्य भी। हम्म। बातें करना, कहानी गढ़ना, बैठ की बातें करना बहुत आसान है। लेकिन जब सामने बीतती है ना कि अब इसमें से गुजरना पड़ेगा, तब खुद को संभालना एक अलग ही कहानी होती है। और अच्छा हो कि हम मतलब लकीली वी आर फार मोर बेटर देन सम द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशंस। हम उनसे बहुत अच्छे हैं कई मामले में।
है, फ्यूचरिस्टिक भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड ने उसकी टांग तोड़ी है, टांग टंगड़ी तोड़ दी उसकी, टंगड़ी। इस बात के लिए हम इन यहूदी भाइयों का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो बुराई करते हो करो भाई, वो ताकतवर है तो आप भी ताकत इकट्ठी करिए, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़िए, सीधी सी बात, दैट्स इट। तो बीच का दोनों पक्ष देखे बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सोसाइटी की मेंटेलिटी देखे बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कानून में बदलाव करा के क्या कर लोगे? आपको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे घरों के बच्चे कैसे पलते हैं, टॉक्सिक फैमिलीज में बच्चे कैसे पलते हैं, उनकी सोसाइटी वाले क्या हालत करते हैं, क्योंकि अभी वो माइनॉरिटी में, माइनॉरिटीज की लोग क्या हालत करते हैं। पहले बहुएं माइनॉरिटी में होती थी क्योंकि ससुराल जाती थी, पूरा का पूरा खानदान, खानदान के बाद में फिर आपका पूरा का पूरा ये पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार, उनका काम ही होता था कि इसको ठोक बजा दो, ठोक बजा दो। जबकि वो तब की बहुएं सिर ढकना, पैर छूना, खाना, बन रोटी, ये रोटियां, जेठ रोटियां, बर्तन बर्तन करती थी, तब की ये कहानी। तो सो डोंट टेल मी कि मतलब कानून बना दिए, कानून, अब कानून फिर और क्या बनने चाहिए थे, आप बताइए क्या बनने चाहिए थे? महिलाओं को बराबरी तो उसमें फाइनेंशियल तो मतलब जो लेने वाली है उसकी कहानी अलग है। एकता कपूर ने बता दी वो कहानियां लाके। एकता कपूर ने एक बार किसी टीवी शो में कहा था कि है ना, मैं मेरी मम्मी को देखती थी कि वो आंटियां आती और वो उनको देखती, उनका सारी पर्सनैलिटी देखती और उनकी बातें सुनती, तो मैं सोचती इन बातों में उलझने में क्या फायदा, इन बातों से तो फिल्म बनाओ, पैसे कमाओ, फिल्म बनाओ और ये सीरियल बनाओ, पैसे कमाओ। तो वो तो उन्होंने बता दिया कि किन कौन है जो मतलब जीत में रहती है। जीतना रिश्तों में इतना आसान नहीं, और हारना ही पड़ता है रिश्तों में, रिश्तों में हारना ही पड़ता है। अब वो हारना कैसे होगा? रावण की तरह बराबर युद्ध करके होगा। रावण ने युद्ध किया और श्री राम ने जाकर मतलब बोला कि हार गया, इससे ज्ञान लो। क्योंकि हार, ये हमारा कल्चर है जिसको पता है कि इसने हारने की सोची, इसके मन में कहीं हार, मतलब इसने खुद ने एक्सेप्ट की तो इससे मिली है। नहीं तो अफगानिस्तान का उदाहरण देख लो, वियतनाम का उदाहरण देख लो, हमने सोच लिया हम नहीं हारेंगे तो नहीं हारेंगे, कौन हरा सकता हमें? तो ये मतलब रिश्तों में हार जाना पड़ता है, पर किस कारण से, किस समय, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस समय और स्थान पर मुझे हार जाना है कि हार गए हम, चलो जाओ, ये भी सीखना पड़ता है। इसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। इट इज वेरी टफ, वेरी टफ। ये इतना आसान नहीं, आसान मतलब इट्स लाइक नया जन्म लेने जैसा है। आपको अपना जेनेटिक कोडिंग बदलनी पड़ जाती है कई बार, कि मुझे अपना सोचने समझने का ढर्रा ही बदलना पड़ेगा, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, करना पड़ता है। ये बहुत टफ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन है। और ये तो ये जो जिस तरह से ये वीडियो बनाकर गए हैं, ये तो मतलब वाकई में दिल दहलाने वाली चीज है। किसी के लिए भी, व्हेन एनीवन यंग डाइज, तो ये बहुत बुरी मतलब तकलीफ है। और मेरा तो, मैं तो इन सिस्टर्स को, डॉक्टर्स को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो टिल लास्ट उसको जिंदा रखते हैं। ये सबसे बड़ी प्रकृति की सेवा है कि किसी को आपके कारण उसके जो बॉडी है, मतलब बायोलॉजिकल बॉडी, उसको कोई सत्यानाश नहीं होना चाहिए। दिमाग वो अपना कितना लगाता है और आप उसमें कितना लगाते हो, वो एक अलग कहानी है। क्यों लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप, प्रकृति ने जिसको बनाया बायोलॉजिकल लिविंग, मतलब एक बॉडी है, उसको खत्म, उसको टिल लास्ट ये लोग जिंदा रखते हैं। मैं तो इसके लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ, बाकायदा प्रणाम करती हूँ, साष्टांग प्रणाम करती हूँ इनको, सिस्टर्स को और डॉक्टर्स को, क्योंकि मैं, मेरा इनके साथ बहुत लंबा एसोसिएशन भी रहा है। मैंने इनको बहुत काम करते देखा, बहुत जीवन में बहुत धूप और छांव दिखाई है, तो हम मतलब उसको समझते हैं। दिस इज द थिंग। सो लेट अस ऑल come forward and have should form our own opinion regarding the life, its structure, its beauty। इसकी ब्यूटी खाली चीज़ों में ही नहीं रखी है कि
मेरे पर्स में देखो मेरी साड़ी, उसकी साड़ी से सफ़ेद है, उसी में नहीं रखी। ब्यूटी बहुत सारी चीज़ों में, मतलब ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ही मतलब बीइंग पार्टिकुलर रिगार्डिंग व्हाट, बीइंग पार्टिकुलर रिगार्डिंग व्हाट, एट व्हाट टाइम, एट विच प्लेस, वो भी बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। खूबसूरती ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती, खूबसूरती पैदा करने के लिए खुद को तबाह करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें, जान गले में आ जाती है। इट्स वेरी बैड कि हम ऐसे ऐसे सीन भी देख रहे हैं। जय